हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। 9th क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अपने घर पर बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपके परिवार में सभी प्रकार से स्वास्थ्य संपन्न होंगे और बच्चों, कहीं ना कहीं आपको पढ़ाई से तो ऐड होना ही पड़ेगा, किसी न किसी रूप में तो ऐड होना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर हम अपनी प्रैक्टिस ही छोड़ देंगे तो फिर जो आने वाला जो फाइनल मैच है उसको हम कैसे खेल पाएंगे। उसके लिए हमें ये बहुत ही नितांत आवश्यक हो जाता है कि किसी न किसी रूप में हम अपनी स्टडी को बरकरार बनाए रखें। और उसे बरकरार बनाए रखने के लिए आपका जो स्कूल है वो आपके लिए एक पहल कर रहा है और उसमें हम आपको ऑनलाइन स्टडी कराने का एक प्रयास कर रहे हैं। पिछली साल में भी ये हमने जो देखा था वो काफ़ी सफल प्रयास रहा। मोर देन 70% स्टूडेंट्स वर एडेड इन आवर ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम एंड दे टेक ए प्रॉपर बेनिफिट फॉर इट। And nowadays it is so much necessary. It is a demand of time. So you should also prepare mentally that if you are doing your online study then you are doing so much. Okay, आप अगर इस टाइम पे अगर आपने आपको ऑनलाइन स्टडी से जोड़ कर रख रहे हो तो आगे आने वाले टाइम में आप उसका बेनिफिट उठा पाओगे बच्चों। और ये महामारी का टाइम है और इस तरह का टाइम है कि जिसमें हमें आपको ऑनलाइन स्टडी कराना हमारी एक मजबूरी बन गया है। और मैं उम्मीद आपसे भी करता हूँ कि आप भी इसको सही से फॉलो करें। एक प्रॉपर टाइम बनाएं पढ़ने के लिए, प्रॉपर टाइम में अपने वीडियो देखें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपने ऑनलाइन स्टडी के ऊपर ध्यान दें। 9th क्लास के काफ़ी कम बच्चे ध्यान दे रहे हैं, 5 से 6 बच्चे आते हैं। कल तो लालमणि सर ने क्लास ली और उसमें केवल 3 ही बच्चे दिखाई दिए, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। तो स्टूडेंट्स, आपको ना वो चीज़ें पार्टिसिपेट करनी है, आप उसमें पार्ट प्ले करिए और वो बहुत ही ज़रूरी है। उसके बगैर आपका काम चलने वाला नहीं है। आफ्टर ऑल, चलिए, हमारा जो चैप्टर चला हुआ था, चैप्टर नंबर 1, मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थों में, ये कुछ उसका पोर्शन रह गया था और उसमें मैं आपको उस बचे हुए पोर्शन को आपको कंप्लीट कराना चाहूँगा। और उसमें कुछ डेफिनेशंस रह गई थी हमारे आसपास के पदार्थों में। मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठोस पदार्थों के गुण, लिक्विड एंड गैसेस। तो उसको थोड़ा सा आपको रिलेट कर देता हूँ मैं। सॉलिड की प्रॉपर्टीज में, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड में थोड़े उनके बीच में गैप जो होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड, और गैसेस में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आती हैं, छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं जो कि बहुत ही बेसिक डेफिनेशंस हैं। आगे है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या कहते हैं? मेल्ट माने पिघलना। तो पिघलने को द्रव्यनांक हिंदी में अगर नाम वर्ड हम जोड़ना चाहें तो ये द्रव्यनांक वर्ड आता है। द्रव मतलब पिघलना और क्वथन मतलब उबलना। ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट में क्वथनांक आएगा। यहाँ पे थोड़ा मैंने पहले यहाँ पे लिख दिया और बाद में उसको सोचा कि ये तो दूसरी चीज़ लिख गई। एक्चुअली मैं लिखना बॉइलिंग पॉइंट ही चाह रहा था, तो डजेंट मैटर, उससे कोई हमारा कोई ऐसे बहुत बड़े हानि लाभ नहीं होगा, कोई ऐसी परेशानी नहीं हो। मेल्टिंग पॉइंट है द मिनिमम टेम्परेचर ऑन विच ए सॉलिड स्टार्ट मेल्ट इनटू ए लिक्विड। मीन्स कोई भी न्यूनतम तापमान जिस पे कोई द्रव पदार्थ, ठोस पदार्थ किसमें, द्रव पदार्थ में बदलना शुरू हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा? मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है जी, मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। अच्छा जी, वह न्यूनतम, इसमें ये वर्ड जोड़ना बहुत ज़रूरी है। मिनिमम का मतलब कम से कम, यानी कि उससे कम टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड मटेरियल किसी भी लिक्विड मटेरियल में, लिक्विड स्टेट में चेंज नहीं होगा। देखिए, 3 स्टेट होती हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और तीनों एक दूसरे में इंटरचेंज होती हैं।
तो इंटरचेंजिंग में मैंने आपको दिखाई है आगे। इसका एग्जाम्पल मेल्टिंग पॉइंट का एक बहुत ही क्लियर सा एग्जाम्पल, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। आइस वाटर, आइस इंटू वाटर, ठीक है, आइस इंटू वाटर। तो आइस इंटू वाटर, आइस से वाटर में चेंज होने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आपको बर्फ़ को निकाल के रख देना है। और बर्फ़ को जब आप निकाल कर रख देंगे तो उसका पॉइंट, उसका जो मेल्ट वो स्टार्ट हो जाएगा। और उस टाइम पे अगर हम वो देखेंगे उसका टेम्परेचर चेक करके, तो जब वो पिघलना शुरू होगी तो 0 डिग्री सेल्सियस पे होगी। चलिए आगे और थोड़ा बड़ा। बॉइलिंग पॉइंट, बॉयल माने उबलना, जो पहले क्वथन, क्वथन मतलब उबलना, हिंदी में क्वथन का तो क्वथनांक। तो द मिनिमम टेम्परेचर ऑन विच लिक्विड स्टार्ट बॉयल इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जो लिक्विड है वो अगर बॉयल होना स्टार्ट हो गया है किसी टेम्परेचर के ऊपर, तो वो क्या कहलाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एक्चुअली इसके ऊपर भी डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है जी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, प्रेशर अगर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। स्टूडेंट्स, एक जनरल सा क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन ये कहता है कि पहाड़ों पे जो कभी हम अगर जाते हैं, कहीं टूर पे जाते हैं पहाड़ के ऊपर, और वहाँ पे हम खाना बनाना स्टार्ट करते हैं, और खाना बनाते हुए हम खाना बनाते हैं, खाने में हम दाल बना रहे हैं, तो दाल बनाते हुए हम ये महसूस करते हैं कि पहाड़ों पे जो दाल है वो आसानी से नहीं गलती। तो ना गलने का रीज़न क्या है भैया? ना गलने का रीज़न ये है कि पहाड़ों पे जो दाल नहीं गलेगी उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो काफ़ी कम है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने से तो किसी भी चीज़ का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा, यानी कि वो जो पानी है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। प्योर वाटर अगर है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। बट इफ़ वी मेक समथिंग ऐड, इफ़ वी ऐड समथिंग इन इट, देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट विल बी डिक्रीज बिकॉज इट विल बिकेम इम्प्योर। तो उस टाइम पे इम्प्योर हो जाएगा, और इम्प्योर जो टाइम वो वाटर है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड किया, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। प्रेशर ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, और प्रेशर अगर कम है, प्रेशर कम हो रहा है, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी लेस हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ये जो सिंबल था ये नहीं लगा करके, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन, प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, प्रेशर बढ़ने पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, प्रेशर कम होने पे बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ आफ्टर ऑल। चलिए, तो इसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट पे आते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट, द मिनिमम टेम्परेचर ऑन विच ए लिक्विड स्टार्ट चेंज इनटू ए सॉलिड। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। अगर पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पर रख दिया जाए तो क्या होगा बच्चों, वो आइस में चेंज होना शुरू हो जाएगा। अब एक जो पॉइंट है वो नोट करना है आपको। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस मैंने क्या बताया था, 0 डिग्री सेल्सियस। अभी अभी जो बता रहा हूँ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वो भी कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर को किसी जैसे कि ये फ्रीज़र होते हैं, ऑटोमेटिक फ्रीज़र होते हैं जिसमें हम अपना टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिक फ्रीज़र में अगर टेम्परेचर हमने सेट कर दिया कितना, 0 डिग्री सेल्सियस, और उसमें कुछ पानी रख दिया, ठीक है, आइस में चेंज होने के लिए, तो हम देखेंगे 5 से 6 घंटे के बाद जो कंटेनर हमने रखा है, जिस कंटेनर में हमने पानी रखा है, वो कंटेनर आधा बर्फ़ उसमें जमी हुई होगी और आधा पानी उसमें जमा होगा। कितनी देर बाद, 5 to 6 आवर्स। अब हम देखते हैं 20 आवर्स बाद, 20 आवर्स बाद
तब भी ऐसे ही ये सेम कंडीशन होगी, आधा बर्फ़ होगा आधे पानी होगा। तो वो क्यों होगा बच्चों? वो इसलिए होगा कि और उसके बाद 3 दिन बाद देखें, 10 दिन बाद देखें, 20 दिन बाद देखें, 2 महीने बाद देखें, आपको आधा पानी ही दिखाई देगा उसमें और आधी उसमें बर्फ़ दिखाई देगी। उसका रीज़न क्या है? ये जो सिंबल है ना, ये जो साइन है इस तरह से, और ये साइन है इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम का मतलब जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, जितने आइस वाटर में चेंज होगा उतना ही वाटर आइस में चेंज हो जाएगा। यानी जितने बर्फ का पानी बनेगा उतने ही पानी की वापस से बर्फ बन जाएगी। तो ठीक आधा पोर्शन जो है वो बर्फ से कवर्ड होगा और आधा पोर्शन जो है वो आइस से कवर्ड होगा। ठीक है स्टूडेंट्स? यस, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है। सॉलिड को अगर हमें किस में चेंज करना है? लिक्विड में। तो लिक्विड में चेंज करने के लिए हमें उसको हीट करना पड़ेगा, और अगर लिक्विड को वापस सॉलिड में चेंज करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा बच्चों? कूल करना पड़ेगा। सेम एज अगर लिक्विड को गैस में चेंज करना है तो हीट करना पड़ेगा, और गैस को अगर कूल करना है तो किस में चेंज हो जाएगा? वो सॉलिड में, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से इंटरचेंजिंग हो जाती है। अब एक देखो बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी प्यारी सी डेफिनेशन आती है। उस डेफिनेशन का नाम है सब्लिमेशन। ये डेफिनेशन मैंने नहीं लिखी है, इसका प्रोसेस मैं आपको समझा रहा हूँ बस। डेफिनेशन नहीं लिखी मैंने इसमें। सॉलिड को अगर हम हीट करें तो नॉर्मली किस में चेंज होगा? लिक्विड में। लिक्विड को नॉर्मली कूल करें तो किस में चेंज होगा? सॉलिड में। लिक्विड को हीट करें तो किस में चेंज होगा? गैस में। गैस को कूल करें तो किस में चेंज होगा? लिक्विड। लेकिन सम जो सॉलिड हैं अगर उनको हीट किया जाए दे डायरेक्टली चेंज इनटू गैसेस, एंड व्हेन द गैसेस गेट कूल्ड डाउन देन दे डायरेक्टली चेंज इनटू सॉलिड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और आप बड़े इजीली इसके जो आंसर है वो आप लिख पाएंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। व्हेन वी हीट सम सॉलिड्स दे डायरेक्टली चेंज इनटू gases, and when we cool some gases then they directly change into solid. This process is called sublimation. sublimation को अगर हिंदी में वर्ड देंगे तो वर्ड होगा ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। और इसके छोटे छोटे से एग्जाम्पल आप ध्यान रख लें। आयोडीन में के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है, आयोडीन के अंदर होती है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला NH4Cl। NH4Cl, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। और इसको नौसादर भी कहते हैं। और ये कम्फूर मतलब कपूर, जो हमारे घरों में पूजा पाठ करने के लिए कपूर आता है, उसको हम गर्म करो वो लिक्विड में चेंज ना हो करके किस में चेंज हो जाएगा? गैसेस में। और गैसेस को अगर हम ठंडा करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा? सॉलिड में। ठीक है जी, तो ठीक है जनाब। इसके बाद इवेपोरेशन पे आते हैं। और अब जो हमारी वीडियो है वो थोड़ी लंबी होने वाली है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें स्पीड देने वाला हूँ। तो इवेपोरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर्स विदाउट हीटिंग। अगर हम उसे गर्म नहीं कर रहे हैं, गर्म किए बिना ही वो लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है, तो ये क्या है? इवेपोरेशन है। और अगर गर्म करने के बाद हो रहा है तो वो क्या है? बॉइलिंग है। ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि इवेपोरेशन से कूलिंग इफेक्ट आता है। गर्मियों में आप देखते हैं, गर्मियों में जो डेजर्ट कूलर जो होता है, जो पानी वाला जो कूलर होता है, अगर खुश्क गर्मी पड़ी हुई है, सूखी गर्मी पड़ रही है ड्राई सीजन में, जून के महीने में, मई के महीने में, जून के महीने में जो ड्राई गर्मी सूखी गर्मी पड़ती है, उस टाइम पे डेजर्ट कूलर अगर पानी चलाकर उसमें डाल दिया तो बड़े इजीली बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है। उसका रीज़न क्या है कि उसमें इवेपोरेशन होता है। जो पानी के घास जो होती है, घास के ऊपर से पानी जब आता है और हवा उसमें से पास होती है, तो हवा से उसमें क्या हो जाता है? इवेपोरेशन हो जाता है। इवेपोरेशन से जो अंदर जो रूम में जो जा रहा है वो एयर, और वहाँ पे क्या है? वो एकदम कूलिंग इफेक्ट देगा।
है। गर्मियों में हम कॉटन के क्लॉथ पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? उसका रीज़न यही है कि वहाँ से जो रेट ऑफ एवेपोरेशन है, कॉटन क्लॉथ्स के अंदर जो पोर्स होते हैं, हमारा पसीना उनमें भर जाता है और उससे रेट ऑफ एवेपोरेशन बढ़ जाता है। पसीना जो है वाष्प में बदलना शुरू हो जाता है और उससे हमारा जो बॉडी है वो ठंडी हो जाती है। अर्दन पॉट यानी कि मिट्टी का घड़ा वगैरह है, उसमें जो पानी है वो बड़े आराम से ठंडा होता है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि उसमें जो है रेट ऑफ एवेपोरेशन बढ़ जाता है। ठीक है, बाहर पानी धीरे धीरे करके उन छिद्रों में से बाहर आता रहता है, उसके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं और उससे जो है वो बढ़ जाता है और बाहर आकर के वो एकदम ठंडा हो जाता है। ऐसे ही ये थोड़ा सा पॉइंट मैंने आपको लिखवा दिया है। खैर ये हालांकि ये आउट ऑफ सिलेबस होने वाला है। एक डिफरेंस है किसमें, एवेपोरेशन में और बॉइलिंग में। तो ये क्या है, एवरी टेम्परेचर पे होता है, ये क्या फिक्स टेम्परेचर पे होता है। ये क्या है, अपर सरफेस में होगा, मीन्स एवेपोरेशन होगा वो किसी भी लिक्विड के अपर सरफेस से होगा, जबकि ये होल लिक्विड में होने वाला है। इसमें हीटिंग इफेक्ट आती है, इसमें कूलिंग इफेक्ट आती है। इट नीड नॉट एनी आउटर एनर्जी सोर्स, किसी भी एनर्जी सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऊर्जा देने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ज़रूरत है। और इसमें कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होती और इसमें साउंड प्रोड्यूस होती है। बॉइलिंग माने उबलना, उबलता है कोई द्रव तो हम जानते हैं ना, तो उसमें जो है एक प्रॉपर साउंड की ज़रूरत होती है। तो स्टूडेंट्स वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है और आपका ये चैप्टर फर्स्ट चैप्टर आज यहाँ फिनिश होता है 2 डेज़ के अंदर। और स्टूडेंट्स आप अपनी स्टडी को एक प्रॉपर वे दें और प्रॉपर वे में स्टडी करें, बाहर भीतर ना निकलें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, एक्सरसाइज करिए और डेली रूटीन में अपना थोड़ी थोड़ी सी पढ़ाई करिए। थैंक्स ए लॉट। जय श्री कृष्णा।